चैप्टर 19। अब आगे। शाम का बगीचा, चौधरी हवेली। अनवी, अनवर और अंशी आइसक्रीम खाकर लौट चुके थे। शाम की हल्की हवा अब ठंडी पड़ने लगी थी। आसमान में सूरज डूब चुका था और उसके पीछे नीले बादलों के बीच बिजली की चमक छिपी हुई थी। बगीचे के बीच झूले पर बैठी थी सुहाना। उसकी रेशमी साड़ी के पल्लू हवा में उड़ रहे थे। झूले की हर लहर के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी पुराने मासूम समय में लौट आए हो। अनवी हंसते हुए बोली, बड़ी मॉम, जरा धीरे झूलिएगा, गिरना मत। सुहाना ने हवा में दोनों हाथ फैलाए। सुहाना नहीं गिरेगी, सुहाना उड़ रही है। तीनों बच्चे खिलखिला पड़े। हवेली का बगीचा फिर से जिंदा सा लगने लगा। लेकिन तभी धड़ाम, एक तेज बिजली की कड़क के साथ आसमान चीरा गया। रोशनी की चमक में सब कुछ एक पल के लिए सफेद हो गया। सुहाना झटके से झूले से उतर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं। वो बेतहाशा नीचे जमीन पर बैठ गई और कांपते हुए बोली, मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे किसी पुराने घाव ने फिर से चीख मार दी हो। तीनों बच्चे डरकर पीछे हटे। बड़ी मॉम, अनवी फुसफुसाए। पर सुहाना अब किसी और दुनिया में थी। उसी वक्त कवि दौड़ते हुए बगीचे में पहुंचा। बिजली की आवाज और सुहाना की चीख ने उसे बेचैन कर दिया था। सुहाना, वो झुककर उसके पास आया। सुहाना जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके होंठ बार बार वही शब्द दोहरा रहे थे। कवि ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ नहीं हुआ, सुनो, कुछ नहीं हुआ। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। उसकी ठंडी उंगलियां अपने होंठों से छूकर गर्म करने की कोशिश करता है। मैं हूं ना, देखो मेरी ओर, कुछ नहीं हुआ, सुहाना। पर सुहाना का शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था और एक अनदेखा अपराध बोध। कवि ने बच्चों की ओर देखा। अनवी, अंशी, अनवर, अंदर जाओ, प्लीज। उसका स्वर कोमल था, लेकिन कांप रहा था। तीनों बच्चे चुपचाप सिर झुकाए अंदर चले गए। कवि ने सुहाना को उठाया। उसका सिर अपने कंधे पर रखकर बुदबुदाया, बस, अब कुछ मत बोलो। हवेली के गलियारे में दोनों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। हर कदम पर जैसे कोई पुरानी याद साथ चल रही थी। गेस्ट रूम में पहुंचकर कवि ने दरवाजा धीरे से बंद किया। कमरा हल्के नीले पर्दों से ढका था। बाहर से आती हवा झूम रही थी। बिस्तर पर बैठी सुहाना कांप रही थी। उसके हाथ अब भी कवि की शर्ट को कसकर पकड़े थे। कवि उसके पास बैठा, उसका सिर अपनी बाहों में लेकर धीरे से सहलाता रहा। देखो मेरी तरफ, सब ठीक है। बस एक सपना था, सुहाना। वो खुद भी जानता था, ये सपना नहीं था, ये कोई पुरानी याद, कोई छिपा सच, जो अब धीरे धीरे वापस लौट रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक खिड़की पर पड़ती और हर बार सुहाना उसकी बाहों में और कसकर सिमट जाती। कवि की आंखें छत पर टिक गईं। रात का सन्नाटा, बाहर बारिश की बूंदें अब भी हल्के हल्के गिर रही थीं। हवेली के आंगन में गीली मिट्टी की खुशबू फैल चुकी थी। गेस्ट रूम में सुहाना आखिरकार नींद में डूब चुकी थी। उसकी सांसें अब स्थिर थीं और कवि उसके माथे पर आखिरी बार हाथ फेरकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। वो धीमे कदमों से लिविंग एरिया में पहुंचा, जहां बाकी सब लोग अब भी एक तरह की चिंता और सन्नाटे में बैठे थे। सोफे के पास आकर कवि ने बैठते हुए कहा, अब ठीक है। वो सो गई? आशी ने हल्के स्वर में पूछा। कवि, अब सुहाना भाभी कैसी हैं? कवि ने सिर हिलाया, ठीक है, बस थक गई थी। कमरे में थोड़ी राहत का सन्नाटा फैल गया। पर तभी अंशी की छोटी सी लेकिन सीधी बात ने हवा बदल दी। बड़े पापा, बड़ी मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने किसी को मार दिया? कवि एक पल को चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी की परत उभर आई। कुछ जवाब देने से पहले ही आदि ने बात संभाल ली। अरे बच्चों, वो तुम्हारी बड़ी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बिजली की आवाज से डर लगता है। वो कुछ भी बड़बड़ाती हैं। निशी ने भी जल्दी से हामी भरी। हाँ, ज्यादा मत सोचो। वो मेंटल स्टेबल नहीं है, बेटा। कभी कभी कुछ भी बोल देती हैं। सिमरन जी ने तुरंत माहौल को शांत करने की कोशिश की। हाँ बच्चों, अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, आराम करो। बच्चे धीरे धीरे उठने लगे थे कि तभी, क्यों बच्चों को बहला रहे हो? पीछे से एक तीखी आवाज गूंजी। सबकी नजरें सीढ़ियों की ओर मुड़ गईं। ऊपर, पुराने ओक की रेलिंग के पास रत्ना देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में पुरानी आग झिलमिला रही थी। आवाज भारी और कांपती हुई थी। सच क्यों नहीं बताते? वो बोली। जो सुहाना ने कहा, वो कोई भ्रम नहीं था। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कवि की आंखें ऊपर उठी। उसका चेहरा सख्त हो गया। पर बोलने से पहले ही अर्जुन उठ खड़ा हुआ।
वो सीढ़ियां चढ़ते हुए रत्ना देवी के पास पहुंचा। धीरे से झुककर उनके कानों में बोला, हम सुहाना भाभी का सच बच्चों को बता देंगे, लेकिन क्या आप में हिम्मत है अपने बेटे का सच बताने की? रत्ना देवी की सांस रुक सी गई। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने पुराना जख्म उधेड़ दिया हो। नहीं है ना? अर्जुन की आवाज अब ठंडी थी। तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाए। कुछ पल तक हवा भी थम सी गई। सीढ़ियों पर बस दोनों की परछाइयां थीं। एक की आंखों में गुस्सा, दूसरे की आंखों में पछतावा। रत्ना देवी ने अर्जुन को घूरा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने बस अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बिना कुछ बोले मुड़कर चली गईं। अगली सुबह कमरा जैसे किसी पुराने जादू से भर उठा था। हल्की सी चंपा की खुशबू, पर्दों के पीछे से आती सुनहरी धूप और शीशे में निखरती अन्वी। आशी की आंखों में एक साथ गर्व और हल्की सी उदासी तैर रही थी। वो मुस्कुराई, बस अब ये कान की बाली पहन लो और तैयार हो जाओ। अन्वी ने आईने में खुद को देखा, नीलापन लिए आसमानी रंग की साड़ी में, बाल हल्के खुले, माथे पर छोटी सी बिंदी। मॉम, मैं सच कहूं तो इतनी सजी धजी मैं खुद को नहीं पहचान पा रही। उसने होठों पर हंसी रोकी। आशी ने मुस्कुराकर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। कभी कभी लड़की को अपने रग रंग में नहीं, उस चमक में देखना चाहिए जो किसी की नजर रोक दे। करण कमरे में आया, हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। वाह, मेरी बेटी नहीं, कोई राजकुमारी लग रही है। आशी ने हल्के से सिर झटकते हुए कहा, बेटी नहीं, अब ये अपनी जिंदगी का नया पन्ना खोलने जा रही है। अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट के बाद शुभ से मिलेगी आज। करण ने चुटकी ली। बस मेरी तरफ से एक सलाह, पहले मुस्कुराना, फिर बोलना। लड़के को झटका लगेगा, थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। अन्वी ने शरारती नजरों से कहा, डैड, आप दोनों को लगता है मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ? तीनों एक पल को हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे आशी की आंखों में एक अनकही बेचैनी तैर गई, जैसे उसके दिल में कोई पुराना डर फिर सिर उठाने लगा हो। जब अन्वी कार में बैठी, आशी ने दरवाजे तक जाकर हाथ हिलाया। साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए उसने सोचा, 25 साल पहले जो हुआ, उसका असर आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। सुहाना भाभी के शब्द, उस रात का वो कड़वा सच है जिसे मैं तुझ तक पहुंचने नहीं देना चाहती। अनवर अन्वी को ले जा चुका था। करण ने पीछे से उसकी हथेली थाम ली। सोचना बंद करो आशी, हर बात का जवाब वक्त देता है, और शायद ये वक्त किसी नए सच को सामने लाने वाला है। आशी ने उसकी आंखों में देखा और बस हल्के से मुस्कुरा दी। बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था। एक नया दिन, जो शायद पुराने राजों को उजागर करने वाला था। चैप्टर 20। अब आगे। अन्वी की रॉयल पैलेस होटल के सामने खड़ी चमक रही थी। शाम का हल्का ठंडा हवा उसे थपथपा रही थी और उसके साड़ी के पल्लू में कहीं न कहीं आज की औपचारिकता की आहट थी। शुभ पहले से ही वहां खड़ा था। उसे देखते ही अन्वी का चेहरा हिल गया, लेकिन भीतर एक अजीब शांति भी थी। आज तो टाइम से आए हो, अन्वी ने सूखी सी आवाज में कहा। जी मोहतरमा, आपकी खिदमत में, शुभ ने हल्के मजाक में जवाब दिया। फिर झलक सी निकली, वैसे आज तुम्हारी आउटर ब्यूटी सच में चमक रही है। इतना कहकर वो बाइक पर झपका। अन्वी ने पल्लू संभाला और पीछे बैठ गई। शुरुआत में उसने संभल कर बैठने की कोशिश की, फिर जैसे ही असुविधा हुई, उसने मजबूरी में शुभ के कंधे पर हाथ रख लिया। हवा में शाम का रंग घना हो रहा था। शुभ ने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया। वहां से सूरज का उतरता हुआ गोला और क्षितिज पर पसरता सुनहरा रंग दोनों को चुप करा रहा था। दोनों बिना बोले उस दृश्य को देखने लगे। कुछ पल ऐसी खामोशी रही जैसे समय खुद धीमा पड़ गया हो। शुभ ने धीरे कहा, यहाँ मैं कम आता हूँ। मेरा फेवरेट प्लेस है। सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट, दोनों दिखते हैं। अन्वी ने नजरें जमीन पर टिकाई और कहा, ठीक है। शुभ ने सांस भरी और सीधे बात कह दी, मैं यह शादी तुमसे अपने डैड के लिए चाहता हूँ। हमारी फैमिली का रिश्ता हमारी कंपनी के लिए, उसकी इमेज, उसकी स्टेबिलिटी, ये सब मजबूत करेगा। अन्वी का चेहरा शांत था, पर उसके शब्दों में ठहराव था। मैं समझी नहीं। शुभ ने बिना बचाव किए बताया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। कोई छुपाने जैसा नहीं है। मैं वाकई में, मैं अपने पापा की नजरों में नालायक बेटा हूँ। मैं जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। वो अपनी दुनिया और अन्वी की दुनिया के अंतर को बताने लगा। तुम जिस समय सुबह उठकर प्रैक्टिस करती है, जब सोने जाता हो, तो हमारी दुनिया अलग है। अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो। उसका स्वर गंभीर था, पर पीछे एक तरह की बेबसी गुहार भी थी। अन्वी ने चुपचाप उसका चेहरा देखा, उसका भीतर का अनुशासन, उसकी ठहराव वाली ताकत, और फिर धीरे धीरे बोली, मैं इतना तो समझ ही गई थी जब तुम पिछली बार लेट आए थे। वहां एक लंबी सांस रही। अन्वी ने आगे कहा,
रही बात शादी की, तुमने सही कहा। हमारी दुनिया अलग है, शायद हम कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ निभा पाऊंगी। शुभ के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद और दर्द दोनों गुजर गए। अन्वी ने थोड़ा कटुआ सा मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी, आगे से तुम्हारे डैड तुम्हें मुझसे मिलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। शुभ ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अन्वी ने ठंडा सा कहा, मुझे हवेली छोड़ दो। वापसी का रास्ता चुप्पी में कट गया। शुभ ने अन्वी को हवेली के दरवाजे तक छोड़ा। उसने जैसे तैसे विदा ली, और बेल इसके बावजूद दोनों के दिल अलग अलग दिशाओं में धड़क रहे थे, एक में हल्की राहत, दूसरे में खालीपन। बालकनी में खड़ी रत्ना देवी के भीतर आग सुलग रही थी। उसने दरवाजे से दोनों को जाते हुए देखा, पल्लू का झटका, शुभ की बाइक से निकलती हुई धूल, अन्वी का सायरन सी शांत चेहरा, ये सब उसके लिए सिर्फ दृश्य नहीं रहा। वह कमरे में घुसकर अलमारी से एक पुरानी फोटो निकाली, एक कपल और गोद में 3 साल की एक बच्ची। उस फोटो को देख वह मानो किसी पुरानी चोट पर नमक मल रही हो। आंखों में आंसू आए, लेकिन आवाज ठंडी और कठोर थी, आज तेरे कारण में मैं अपनी पोती की बुआ दादी बन गई हूँ। उसके होठों पर एक कड़क ठान बैठी, समय आने पर तेरी मौत का हिसाब मैं इन सब से लूंगी। उसके भीतर जो ठान थी, वह सिर्फ एक माँ या दादी की चिंता नहीं थी, वह बदला, गुस्सा और वर्षों की दबी हुई नियत थी। रत्ना देवी उस फोटो को बिस्तर पर ही छोड़ वॉशरूम में चली जाती है। कोई था जो दरवाजे पर उसकी बातें सुन रहा था। वो अंदर आ उस फोटो को देख चला जाता है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट का माहौल धीमी रोशनी और मुलायम म्यूजिक से भरा था। बीचों बीच की टेबल पर 2 कॉफी कपों से उठती भाप, उनके बीच फैली चुप्पी को एक अदृश्य पर्दे की तरह ढक रही थी। वेद कुर्सी पर थोड़ा झुककर बोला, उसकी आवाज में वही सधा हुआ व्यावसायिक ठहराव था। तो उस कॉलैब को लेकर तुमने क्या सोचा? वह कुछ पल चुप रही। सामने रखे कप में कॉफी का घेरा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और बिना किसी अतिरिक्त भाव के कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भिजवा देना, साइन कर दूंगी। वेद ने सिर हिलाया, जैसे यही उम्मीद थी। कुर्सी पीछे खिसकाए और खड़ा होकर अपना कोट सीधा किया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, उसने औपचारिक लहजे में कहा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके हाथ पर एक हल्की, लेकिन रुकवाने वाली पकड़ महसूस हुई। वह पलटा, उसकी नजरों में वही पुराना अतीत झिलमिला रहा था। वह धीमे स्वर में बोली, वेद, क्या कुछ देर के लिए प्रोफेशनलिज्म छोड़ सकते हो? वेद की आंखों में कुछ क्षण के लिए अजीब सी चमक आई, जैसे एक बंद दरवाजा कुछ पल को खुला हो और फिर तुरंत बंद कर दिया गया हो। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़वाया, चेहरा सख्त था। देविका, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसके स्वर में कठोरता थी, लेकिन उसके भीतर कहीं झिलमिलाती बेचैनी भी साफ महसूस हो रही थी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। वह कुर्सी पर कुछ सेकंड यूं ही बैठी रही, जैसे किसी ने उसके आसपास की हवा खींच ली हो। फिर झटके से उठी, बैग उठाया और लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे पहुंची। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, और सड़क किनारे पीले लैंप पोस्ट की रोशनी में उसका चेहरा ठहर गया। उसने पुकारा, बस मुझे इतना बताओ, वेद, तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया था? वेद एक पल को रुका, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। सिर्फ इतना बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी उस बारे में। और अगले ही पल उसकी कार स्टार्ट हुई, इंजन की गूंज और हवा के साथ वह दृश्य धुंध में खो गया। वह वहीं खड़ी रह गई, जैसे शहर की भीड़ में भी उसके आसपास कोई आवाज न हो। दूसरी ओर अंश का रूम, सुबह की हल्की रोशनी, सफेद पर्दों से सूरज की किरणें कमरे में हल्के हल्के उतर रही थी। अंश की आंखें खुली, और देखा कि सोना उसका सीना पकड़कर गहरी नींद में थी। उसके बाल अंश की शर्ट पर बिखरे थे। सांसों की गर्माहट अंश के दिल को विचलित कर रही थी। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन सोना का हाथ उसके कॉलर पर अटक जाता है। वो हाथ धीरे से हटाकर खुद से बुदबुदाता है, हे भगवान, इसे कैसे संभालूं मैं? अंश माथा पकड़कर उठता है और बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम कुछ देर बाद, पानी की आवाज रुक चुकी है। अंश दाढ़ी बनाते हुए शीशे में खुद को देखता है। चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हूँ, और ये लड़की अब मेरे जिम में। कहाँ फंस गया मैं? वो गहरी सांस लेकर बाहर निकलता है। सोना अब जाग चुकी है, फर्श पर बैठी खिलौने जैसी चीजों से खेल रही थी। उसे देखते ही अंश ने थोड़ा सुकून महसूस किया। फिर उसके पास जाकर बोला, चलो नहा लो, साफ सुथरे बनते हैं। वो उसे बाथरूम तक ले गया, टब में पानी भरा और बोला, यहाँ बैठो, नहा लेना, मैं बाहर हूँ। सोना उसकी तरफ मुस्कुराई, हीरो बोले नहाना। अंश मुस्कुराने की कोशिश करता है और मुड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसने पीछे से कपड़ों की आवाज सुनी।
वो पलट कर देखता है। सोना मासूमियत में नाइट सूट के बटन खोल रही थी। अंश हक्का बक्का जल्दी से पीछे मुड़ गया। ओह नो, ये तो मॉम मॉम नेहा की आवाज आए। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? अंश दरवाजे के पास खड़ा हड़बड़ाया हुआ बोला। मॉम बस जल्दी आइए, सोना को मतलब हेल्प कर दीजिए तैयार होने में, फिर इसे आपकी सिस्टर के पास ले जाना है। नेहा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान रोकते हुए बोली, हाँ हाँ मैं देखती हूँ, तुम नीचे जाओ। चैप्टर 21। अब आगे। नेहा अंदर गई। सोना टब के पास खड़ी थी, पानी से खेल रही थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। नेहा ने हल्के हाथों से उसके बाल पीछे किए, फिर देखा उसकी पीठ और बाहों पर कई पुराने जख्म थे। नेहा का दिल सन रह गया, आंखें भीग उठी। वो धीरे से उसके पास बैठी बोली, कितना कुछ सहा है तूने बेटा। सोना उसे देख बस मुस्कुराए। आप भी हीरो हो। नेहा की आंखों से हंसी और आंसू साथ गिरे। नहीं, मैं बस तेरी मॉम जैसी हूँ। नेहा सोना को स्नान करवा कर बाहर लाई। सोना ने नेहा का ढीला बाथरोब पहन रखा था। बाल गीले थे, चेहरा धुला हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ साफ मासूमियत थी। अंश अब नीचे जा चुका था। नेहा ने सोना को सोफे पर बैठाया। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आती हूँ, यहीं रहना। सोना ने उसकी कलाई पकड़ ली। हीरो पास जाना, नेहा झुककर बोली। चलो, हीरो के पास चलेगे, पहले तैयार तो हो लो। नेहा अलमारी से अपने पुराने कपड़े निकाल लाई। ब्लैक पैंट और सफेद लॉन कुर्ती। उसने सोना को पहनने में मदद की। बाल संवार कर हल्की सी बिंदी लगाए, छोटी इयररिंग्स पहनाए। अब सामने शीशे में खड़ी थी सोना। कपड़े ढीले थे, पर चेहरा चमक रहा था। वो घूमती हुई बोली, सोना सुंदर। नेहा ने उसके गाल पर हल्के से हाथ रखा। बहुत सुंदर बेटा, अब चलो नीचे। सोना ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो पलटी, दौड़कर कमरे में गई और एक टेडी बियर उठा लाई। उसे कसकर अपनी बाहों में भरा और मुस्कुराते हुए बोली, अब सोना तैयार। नेहा की आंखें फिर से नम थीं। वो उसके सिर पर हाथ रख बोली, चलो, हीरो इंतजार कर रहा होगा। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। नीचे, अंश के चेहरे पर अजीब सी राहत और बेचैनी एक साथ थी। नीचे डाइनिंग एरिया में गर्म रोशनी फैली हुई थी। टेबल पर चारों ओर नाश्ते की प्लेटें सजी थी, ब्रेड, फ्रूट्स, ऑमलेट्स और सूप बाउल्स। नेहा सोना का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अंश पहले से ही टेबल के पास बैठा था। उसे देखकर सोना के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो मासूमियत से दौड़ती हुई अंश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नेहा मुस्कुराती हुई बोली, ग्रेटर देन, अरे वहीं बैठ जाओ ना हीरो के पास। सोना हंसती है और अंश के बगल में कुर्सी पर बैठ जाती है। अंश थोड़ा असहज मगर कुछ नहीं कहता। सर्वेंट्स धीरे धीरे ब्रेकफास्ट परोसने लगते हैं। टेबल पर बर्तनों की हल्की आवाज गूंजती है। नेहा अपने पति अक्ष के बगल में बैठती है और उनके सामने बैठे हैं गॉडफादर शिव चौधरी, एक 60 साल के रॉयल से दिखने वाले बुजुर्ग, अंश के फैमिली फ्रेंड। अंश सोना की प्लेट में सूप डालता है। धीरे से बोलता है, देखो, धीरे धीरे पीना, गरम है। सोना बच्चों जैसी जिज्ञासा से चम्मच उठाती है और जैसे ही पहला निवाला लेती है, गरम, हीरो गरम। वो जोर से चिल्लाती है, मुंह फूंकने लगती है। अंश जल्दी से पानी का गिलास उठाकर देता है। अरे रुक, धीरे धीरे पियो। सोना उसे देख हंस पड़ती है। हीरो भी फूंक दे। टेबल पर माहौल एकदम हल्का हो गया। नेहा, जो ये सब देख रही थी, अपनी हंसी दबा नहीं सकी। वो अपने पास बैठे गॉडफादर शिव चौधरी की तरफ झुककर बोली, ओहो गॉडफादर, लगता है मेरी बहू मिल गई। शिव चौधरी हंसते हुए बोले, तुम्हारी नजर तो हमेशा सबसे पहले बहू पर ही जाती है। इतना सुनते ही अक्ष, जो जूस पी रहा था, हल्का खांस गया। गिलास नीचे रखकर बोला, नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? वो बच्ची की हालत ठीक नहीं है, उसे टाइम चाहिए। नेहा शरारती अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, हमारे अंश को भी टाइम चाहिए। अंश, जो अब भी सोना को सूप खिला रहा था, आंखें ऊपर उठाकर बोला, मॉम प्लीज, ब्रेकफास्ट का टाइम है, जोक का नहीं। नेहा मुस्कुराती है, लेकिन सोना ने अंश की ओर देखा। जोक क्या होता है? अंश ठंडी सांस लेता है, कुछ नहीं, सूप पी लो। सोना फिर से सूप में फूंक मारने लगती है और अंश के चेहरे पर न चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है। टेबल पर सभी के बीच हल्की हंसी की लहर दौड़ जाती है, पर शिव चौधरी के चेहरे पर एक गंभीर सोच उभरती है। वो धीमे स्वर में अक्ष से कहते हैं,
कभी कभी भगवान हमें किसी के जरिए कोई अधूरी कहानी पूरी करने भेजता है। अक्ष हल्की सी सांस लेते हैं। नेहा को देख कहते हैं, लेकिन उस अधूरी कहानी को पूरा करने में किसी की जिंदगी उलझ न जाए, ये भी जरूरी है। कैमरा धीरे धीरे अंश और सोना पर जूम करता है। सोना अब अंश के कंधे से टिककर हंस रही थी और अंश की आंखों में थोड़ी थकान, थोड़ी कोमलता थी। सुबह का वक्त था। हवेली के आंगन में हल्की धूप सुनहरी चादर की तरह बिछी हुई थी। डाइनिंग एरिया में सब अपने अपने स्थान पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। चीनी की प्याली में चम्मच की टकराहट और बच्चों की हल्की बातचीत से वातावरण में एक अपनापन था। इसी बीच सीढ़ियों से नीचे उतरती अन्वी नजर आई, हल्के नीले सूट में, बाल खुले हुए, चेहरा शांति से भरा पर आंखों में हल्की बेचैनी झलकती हुई। वो सीधे सिमरन जी के पास आए और विनम्र स्वर में बोली, बड़ी माँ, मैं बड़ी मॉम से मिलने जा रही हूँ। सिमरन जी ने प्यार से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, पर कवि से कहना कि वो तुम्हारे साथ लंच पर आए। अन्वी मुस्कुराकर जी मॉम कहती हुई बाहर निकल गई। वो अपनी कार की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से आशी की आवाज आई, अन्वी बेटा। अन्वी पलटी, जी मॉम। आशी उसके पास आई। उनके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी, लेकिन स्वर हमेशा की तरह कोमल। कल तुम शुभ से मिलकर आई ना, कैसा लगा तुम्हें? क्या फिर मिलना चाहोगी उससे? अन्वी ने कुछ पल सोचा, नजरें जमीन पर टिक गईं। मॉम, मैं दोबारा मिलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने अभी कुछ तय भी नहीं किया है। सोचकर आपको बताऊंगी। आशी ने उसकी ठोड़ी उठाई। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा दिल कहे, बस मन से निर्णय लेना। अन्वी ने सिर हिलाया, उनकी हथेली को छुआ और मुस्कुराकर बोली, बाय मॉम। और कार में बैठते ही इंजन स्टार्ट कर लिया। कुछ देर बाद कवि के घर के बाहर सामने फैला सफेद एक मंजिला बंगला, चारों ओर हरे भरे बगीचे में खिले गुलाब, चमेली और तुलसी की महक हवा में घुली थी। वो अंदर गई तो सामने डाइनिंग टेबल पर सुहाना और कवि नाश्ता कर रहे थे। सुहाना के बाल ढीले जूड़े में थे, आंखों में बच्चे सी मासूमियत झलक रही थी। जैसे ही उसने अन्वी को देखा, उसकी मुस्कान फैल गई। बड़ी मॉम, आपके लिए कुछ लाई हूँ, अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकाली। सुहाना की आंखें चमक उठी। अरे वाह, थैंक यू। सुहाना को चॉकलेट बहुत पसंद है। उसने चॉकलेट अपने दोनों हाथों में ऐसे थामी जैसे कोई कीमती खजाना हो। कवि ने हंसते हुए कहा, देखा अन्वी, अब ये सारी चॉकलेट सिर्फ सुहाना की है, कोई शेयरिंग नहीं। तीनों के बीच एक पल के लिए माहौल हल्का फुल्का हो गया। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो अन्वी बोली, बड़ी मॉम, चलिए गार्डन चलते हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। गार्डन में कुछ देर बाद झूले पर बैठी सुहाना धीरे धीरे झूल रही थी। धूप पेड़ों की डालियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो कभी आसमान को देखती, कभी पास खड़ी अन्वी को। अन्वी उसके पास आ झूला धीरे करने लगी। बड़ी मॉम, डर नहीं लगता? सुहाना ने हंसते हुए कहा। डर नहीं बेटा, सुहाना अब नहीं डरती। हवा दोस्त है उसकी। फिर एक पल को उसकी नजरें खोसी गईं। पहले डरती थी, बहुत, पर अब नहीं। अन्वी ने देखा कि सुहाना की आंखों में कहीं दूर का कोई साया झिलमिला गया था। वो झूला रोक उसके सामने जमीन पर बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन वो क्या थी हम आगे बताएंगे। लेकिन सुहाना की बातें सुन अन्वी की आंखें नम होती जा रही थी।